नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिसका बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और आपकी खबर आपका फायदा। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे आज कच्चे तेल को लेकर के कि क्रूड में पिछले 6 महीने में कच्चे तेल की चाल क्या रही है और पूरी कहानी क्रूड में तेजी की हम आपको बताएंगे और साथ ही अब आपको कच्चे तेल में किस तरह का रुख अपनाना चाहिए, किस तरह का आउटलुक यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं, एंजल कमोडिटी के, और साथ ही हमारे साथ मनी लीशियस के डायरेक्टर जयप्रकाश गुप्ता हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर बम्पर कॉल पे, जहां पर आपको सबसे ज्यादा मुनाफा आज मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं इंट्राडे में कहां पर आप सबसे ज्यादा कमाई कर सकते हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है नेचुरल गैस, जहां पर आप 208 के भाव पर बाई कर सकते हैं। 215 का टारगेट होगा और 205 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल होगी आज की, जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं जिंक, और जिंक में 166 के भाव पर बाइंग की सलाह दी गई है 168 के टारगेट के लिए, और 164 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कॉपर 371 के भाव पर आप बाई करिए, 378 का टारगेट होगा और 367 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस यहां पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। और आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले 6 महीने में क्रूड कीमतों में किस तरह से तेजी आई है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और 6 महीने में WTI क्रूड का भाव करीब 15% बढ़ा है और ब्रेंट क्रूड का भाव 17% पिछले 6 महीने के दौरान बढ़ा। आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर $40.20 का लेवल था नवंबर 2016 में WTI क्रूड का, जो अब बढ़कर $53 के करीब पहुंच चुका है। करीब 15% की तेजी आई है WTI क्रूड में। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट क्रूड का भाव नवंबर 2016 में $47.72 के आसपास था, जो अब बढ़कर $55.80 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है, यानी करीब 17% की तेजी ब्रेंट क्रूड में आई है। मेरा सबसे पहला सवाल नरेंद्र तनेजा जी आपसे ये होगा कि ओपेक के उत्पादन में कटौती के बाद जिस तरह से क्रूड मार्केट ने परफॉर्म किया है, काफ़ी तेज़ी आई है और मार्केट में कहीं ना कहीं तेज़ी की बड़ी वजह मौजूद थी। ओपेक का जो रीज़न था वो मार्केट के लिए बड़ा था, लेकिन बाजार की तेज़ी पर बीच बीच में ब्रेक लगी है सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका में भी कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा आप देखिए ओपेक की आफ्टर ऑल सबसे बड़ा कार्टेल है और उस कार्टेल में हालांकि रशिया ओपेक का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद रशिया और ओपेक ने मिल करके पूरा प्रयास करा और कहीं ना कहीं जो उसमें देख इनको जो ब्रेक कह सकते हैं या इनको डिस्करेज कराया वो अमेरिका के शेल प्रोडक्शन ने किया। और अमेरिका में शेल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तेल का उत्पादन भी बढ़ रहा है और दूसरी जो उनकी इकोनॉमी है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो गई है। पहले शेल के लिए आवश्यकता कि तेल की कीमत $50 हो, आज अगर आपकी कीमत आज जो है $37-38 पे भी शेल जो है उसमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि सऊदी अरब और रूस ये दिखाने का इनका पूरा प्रयास है कि चाहे इनको कितना भी उत्पादन घटाना पड़े, लेकिन ये अब तेल की कीमत ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे सीरिया को लेकर जियोपॉलिटिकल फैक्टर आया, कीमत ऊपर बढ़ी थी। हमने ये देखा आज पिछले 10 घंटे के अंदर कि उसको वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो चुका है और कुल मिला के शेल का उत्पादन ज्यादा वो हावी हो गया, लिहाजा कीमत थोड़ी कम हो गई। मुझे लगता है यही जारी रहने वाला है। और अगर जियोपॉलिटिक्स सीरिया को लेके या कोरिया को लेके ये लेकर के इसमें कोई उबाल ना आ जाए, जो मुझे लगता नहीं है कि अभी आने वाला है, मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इस पर कोई ऐसा उबाल आता तो जरूर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। वरना जो सबसे बड़ा प्लेयर जो है, गेम दो ही चीजों में होके जाना है कि अमेरिका का शेल उत्पादन किस गति से बढ़ता है और उसकी कीमत क्या होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और रूस और सऊदी अरब किस हद तक जो है मिल करके कीमतों को ऊपर ले जा पाते हैं। तो इनकी कोशिश रहेगी कीमत ऊपर जाए और दूसरी तरफ अमेरिका के शेल की जो कोशिश होगी कीमत नीचे जाए। तो कहीं ना कहीं बीच की जो ग्राउंड है, कॉमन ग्राउंड है, वो जो कीमत होगी वो निकल के आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले समय में जो आप 2017 का साल है
उसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनेगी, मध्य पूर्व, सीरिया, कोरिया, ये बड़े मसले बने रहेंगे। इससे मार्केट में एंग्जाइटी लगातार बनी रहेगी, और एंग्जाइटी का मतलब है कि कीमत एकदम बढ़ेगी और उसके बाद 3 दिन के बाद वो ठंडी हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर ठंडी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एवरेज लेकर के जो चल रहे हैं, जो मेरा अपना असेसमेंट आज निकल रहा है, कल जियोपॉलिटिक्स बदल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन आज मैं जब असेस करता हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं $45-46 से लेकर के और $58, ये जो बैंड है, थोड़ा बड़ा बैंड है, लेकिन $10-12 का बैंड है, लेकिन 45-46 से लेकर और 58, मुझे लगता है कि 2017 में कहीं ना कहीं इसके बीच का गेम चलेगा। हाँ, ये आपने काफ़ी विस्तार से यहाँ पर समझाया है। लेकिन तनुजा जी, मेरा ये आपसे अगला सवाल ये होगा, अगर हम कंज्यूमर के लिहाज से बात करें तो कंज्यूमर को इन खबरों को किस तरह से देखना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़े हैं और लगातार 2 खबरें क्रूड को लेकर के एक साथ चल रही हैं। एक तरफ जो बात आपने भी कही, ओपेक और नॉन ओपेक ने उत्पादन घटाने का फैसला किया, रोजाना 18 लाख बैरल, और अब खबर आ रही है कि जून के बाद भी ये कटौती कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ओपेक की मोनोपोली को खत्म किया जाए, क्रूड मार्केट पर जो मोनोपोली यूएस की है, जो ओपेक की है, उसको खत्म किया जाए। और यही वजह है कि अमेरिका में लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ रहा है। जो ऑयल रिग्स की संख्या है वो 2015 अगस्त 2015 के बाद सबसे ज्यादा है। तो इन दोनों खबरों के बीच जो मार्केट की चाल होगी, उसको कंज्यूमर को किस तरह से देखना चाहिए, और पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता हुआ देख रहे हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। पहले तो मैं ये देखिए, थोड़ा जरूरी है समझना कि सऊदी अरब, रूस या ओपेक चाहता क्या है। क्या ये चाहते हैं तेल की कीमत $100 हो जाए? नहीं चाहते। क्या ये चाहते हैं तेल की कीमत किसी भी हालत में 50 से नीचे ना जाए? यही ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तेल की कीमत $60 के आसपास रहे, $100 पहुंच जाए ये नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उस तरफ इन्वेस्टमेंट जाना शुरू हो जाएगा, नीतियां उस तरफ बनने, ये वो नहीं चाहते। दूसरी तरफ ये क्या चाहते हैं कि तेल की कीमत $60 के आसपास रहे, लेकिन सस्टेन्ड रहे, 45 से नीचे ना जाए, इनकी कोशिश है 50 से नीचे ना जाए। दूसरी तरफ ये चाहते हैं इनके पास जितना भी तेल का भंडार है उसको मोनेटाइज किया जाए। लिहाजा सऊदी अरब की जो बड़ी कंपनी सऊदी अरामको आईपीओ लेके आ रही है कि यानी तेल का पैसा जो 20 साल में मिलना है जल्दी जल्दी लेके उसको कहीं और इन्वेस्ट करो। रशिया भी कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है, भारत में आके इन्वेस्ट कर रहा है, अन्य देशों में जाके इन्वेस्ट कर, इन सबकी कोशिश ये है, इनको पता है कि आने वाले 20 साल के बाद तेल की अहमियत बहुत कम हो जाएगी, लिहाजा इनके जो तेल के भंडारों की कीमत बहुत कम हो जाएगी, तो उसको जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करो। तो ये इनकी कोशिश है। इसका नतीजा क्या होगा कि अमेरिका में शेल का उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे लगता है ये जियोपॉलिटिक्स और इनकी जो कोशिश कि प्रोडक्शन कम करो, ये कहीं ना कहीं गेम प्ले करेगी। इसलिए मेरा मानना है आम उपभोक्ता को घबराने की जरूरत नहीं है। आम उपभोक्ता के लिए जो है तेल की कीमत आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, उसको एकदम जो है कहीं बहुत ज्यादा पैसे देने पर, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। सरकार का कहीं ना कहीं असेसमेंट, भारत सरकार का भी जो मेरी जानकारी है वो ये मानने का है कि $60 से ऊपर शायद नहीं जाएगा सस्टेन बेसिस में, कभी 65 हो जाए, 66 हो जाए, लेकिन औसत जो है वो जो जैसे मैंने बताया वो 60 से नीचे रहने वाला है। इसलिए उपभोक्ता, जो पेट्रोल का उपभोक्ता है, जो डीजल का उपभोक्ता है, उसको इस बात से नहीं डरना, लेकिन उसको डरना एक चीज से है, वही इस बात से डरना है कि आने वाले दिनों में इस पे जोर होगा कि अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल यूज करो, अच्छी क्वालिटी का इंजन यूज करो, अच्छी क्वालिटी का डीजल यूज करो, और वो सबकी एक अलग कीमत होगी, तो वो इंपैक्ट करेगा। लेकिन तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत बड़ा भूचाल कोई आएगा ऐसा लगता नहीं है। तो तनेजा जी का ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कंज्यूमर के लिहाज से। तनेजा जी ऑयल मार्केट के एक्सपर्ट तो हैं ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो अगर इनकी तरफ से ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि कंज्यूमर को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस बात में दम होनी चाहिए। और जो बात तनेजा जी ने यहाँ पर कही है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ी बढ़ोतरी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है, तो ये अच्छी खबर है कंज्यूमर के लिहाज से भी। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस खबर का आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो लोग निवेशक हैं उनके लिए किस तरह का यहाँ पर ट्रेड करना बेहतर होगा। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप बाजार में, जो बात हमने कंज्यूमर के लिए की, कंज्यूमर के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है, आगे तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है, ये बात साफ हो गई है, एक्सपर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आप निवेशक हैं, अगर आप कच्चे तेल के मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। 5 बड़े ब्रोकरेज हाउस का व्यू हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्रूड मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके किस तरह से हो सकते हैं। मौजूदा स्तर पर कच्चे तेल में बाइंग से आपको फायदा होगा, ये मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी का व्यू है। और 3,540 रुपए का स्तर आपको एमसीएक्स पर 8 से 10 दिन में देखने को मिल सकता है। इंडी ट्रेड का मानना है कि आप बाई करें
आपको 3500 का टारगेट दिखेगा। तमाम जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं उनका ये व्यू है कि कच्चे तेल में आप बाई करके चल सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। एंजल का व्यू है कि 3650 के करीब 15 दिन में दाम आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे में आप बाई करके चलें, ये आपके लिए फायदे की कॉल साबित हो सकती है। इसके अलावा मनीलिशियस ने भी बाइंग की सलाह दी है 3490 के टारगेट के साथ। ट्रस्ट लाइन का मानना है कि 30 से 40 रुपए की तेजी करंट मार्केट प्राइस से आपको कच्चे तेल में देखने को मिल सकती है। तो तमाम बड़े एक्सपर्ट की ये राय है, बड़े ब्रोकरेज हाउस की ये राय है कि क्रूड में आप ट्रेडिंग के लिहाज से MCX पर आप बाई करके चल सकते हैं। लेकिन तनेजा जी, मेरा एक सवाल आपसे और महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि क्रूड को लेकर के जो एक प्राइस वार के हालात बने हुए हैं यूएस के बीच में, ओपेक नॉन ओपेक के बीच में, ये आपको कब तक कंटिन्यू दिख रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति ट्रंप साहब आए, उन्होंने कहा है कि हम तो तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे और जो अपनी निर्भरता है सऊदी अरब, कुवैत, इराक, इस पर घटाएंगे। वो चाहते हैं जितना भी तेल के भंडार अमेरिका में है उसका उत्पादन होना चाहिए, उसको बाजार में लेके आना चाहिए। तो वो शेल को भी इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, जहां पहले तेल खनन नहीं होता था उसको भी वो कर रहे हैं। तो लिहाजा अमेरिका आज आने वाले दिनों के अंदर सऊदी अरब, रूस सबको पीछे छोड़ने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक होगा और सबसे बड़ा उपभोक्ता तो वो है ही है। अच्छा, जब अमेरिका ऐसे करेगा तो अन्य देश भी करेंगे और देशों के अंदर भी ये बात आएगी कि भाई इसका मतलब यह होगा कि जो सप्लाई साइड की कंसर्न है वो कम होने वाली नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। तेल जो है सप्लाई वो बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि भारत जैसे देशों के अंदर अब चारों तरफ भारत में नई नई सड़कें बन रही हैं। हर राज्य सरकार नई सड़कें बना रही है। हमारी दुनिया की हर मोटर कंपनी भारत में आना चाहती है, अर्थात कारों की संख्या बढ़ेगी और नई नई सड़कें बनेगी। उन सब पे क्या चलेगा? कारें चलेंगी, स्कूटर चलेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। अर्थात यह है कि भारत जो है दुनिया में, भारत दुनिया की कॉकपिट होगा जो पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड को ड्राइव करेगा। चाहे वो अमेरिकी हो, चाहे वो अरब के लोग हो, चाहे रूस के। आज सबकी नजर भारत पे है कि भारत के अंदर तेल की खपत कितनी होने वाली है और भारत में जो तेल की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आज बढ़ रही है। इसलिए जो सबको अगर आप फैक्टर इन करते हैं तो ये ओपेक और रशिया और अमेरिका की लड़ाई ये लंबे समय चलने वाली है। ये फिलहाल अभी खत्म होने वाली नहीं है। खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे में अनुज गुप्ता, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? हालांकि आपकी राय है कि क्रूड में बाई करना चाहिए। हम निवेश की अब बात कर रहे हैं कि जो लोग कच्चे तेल में ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और जो बात तनेजा जी ने कही कि अभी ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, ऐसे में आप क्रूड मार्केट को कहां पर देख रहे हैं? देखिए, मैं तनेजा साहब की बात से सहमत हूं, मगर अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रूड अभी देखें तो $53 के आसपास नाइमेक्स में है। और अगर हम देखें तो जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से कहीं ना क्रूड को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि जो क्रूड के रिस्क काउंट है वो यहाँ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं पिछले साल के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड है वो स्ट्रांग है, मगर टेंशन की वजह से जो भाव है वो ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि हमने रिसेंटली $55 का एक लेवल देखा था। मुझे लगता है कि अगर अब वो लेवल ब्रीच होता है तो फिर हम आगे नेक्स्ट टारगेट $60 तक देख पाएंगे और हो सकता है कि उसकी वजह से फिर फिजिकल मार्केट में क्रूड के भाव बढ़ते हुए दिखाई दें। तनेजा जी, आखिरी सवाल आपसे, अगले 1 से 1.5 महीने में आपका टारगेट ब्रेंट क्रूड को लेकर के और WTI क्रूड को लेकर के क्या होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमत आज हमने पिछले 6 घंटे के अंदर, 7 घंटे, 8 घंटे के अंदर देखी है, ये जब अमेरिका का बाजार बंद हुआ तब हमने देखी थी, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला नहीं है। थोड़ा नीचे भी जा सकती हैं। सीरिया पे अगर दोबारा हमला होता है थोड़े समय के लिए ऊपर जा सकती हैं। वरना जो चीज़ हमने पिछले 10 दिन में देखी है, चाहे वो ब्रेंट में हो, चाहे वो नाइमेक्स में हो, चाहे वो WTI हो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही ट्रेंड जो हमने खासतौर से पिछले 10 दिन में देखा यही रहने वाला है। वेरिएशन रहेगा, वेरिएशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन ऐसा वेरिएशन नहीं आने वाला है जिससे उपभोक्ता को या इन्वेस्टर को किसी तरह की परेशानी की जरूरत है। लेकिन एक पॉइंट मैं वहां जरूर कहना चाहता हूं, हमको ये ध्यान में रखना है, अमेरिका में शेल का उत्पादन बढ़ जाए, अमेरिका में चाहे वो नॉन शेल कन्वेंशनल ऑयल का उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन अमेरिका की एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉलिसी सपोर्ट लिमिटेड है। अमेरिका सऊदी अरब नहीं बन सकता। अमेरिका के ज्यादातर जो है वो मार्केट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट नहीं है, तो बहुत उसका इंपैक्ट इंटरनेशनल प्राइस पर होगा, लेकिन वो एक लिमिटेड इंपैक्ट होगा और खासतौर से ब्रेंट पर लेकर के। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र तनेजा हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए क्रूड मार्केट की पूरी कहानी कि आगे बाजार किस ओर जा सकता है। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब लेंगे। आप सवाल पूछिए, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट यहां पर बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपको बताने के लिए कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 01204258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होंगे तो आप लगातार सवाल पूछिए। हमारे साथ दोनों जानकार बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, और गोल्ड की कीमतों में आज एक दायरे में ट्रेड होता हुआ दिखा है। शुरुआती दौर में मार्केट में तेजी थी, उसके बाद बाजार हायर लेवल से फिसला, लेकिन एक बार फिर से मार्केट मोमेंटम के मूड में है। जयप्रकाश, क्या व्यू है आपका गोल्ड को लेकर के? जी गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड में मुझे लगता है ट्रेंड नेगेटिव है, क्योंकि फ्राइडे को हम लोगों ने देखा कि $1265 जो अभी तक पिछले 4-5 महीने का एक रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट उसके ऊपर निकला लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली। और जिस हिसाब से एक अनसर्टेनिटी के माहौल में ये तेज़ी आई थी वो उस पर भी ये टिकी नहीं। तो मुझे लगता है फंडामेंटल्स अभी काफ़ी कमज़ोर हैं और जिस हिसाब से रुपए में भी मजबूती है और घरेलू डिमांड भी यहाँ पे डिक्लाइन में है, तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है। हर उछाल पे बिकवाली की ही सलाह होगी। मौजूदा लेवल्स पे भी बेच के चला जा सकता है। मुझे लगता है 300 से 400 रुपए का फॉल इवनिंग या कल तक देखने को मिल जाए। ओके, आपका व्यू क्या होगा चांदी के ऊपर अनुज गुप्ता? क्योंकि आज चांदी में भी थोड़ा सा उठापटक देखने को मिला है। क्या आपको लगता है कि चांदी में आज शाम के कारोबार के लिहाज से बेचकर चलना बेहतर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि चांदी में अगर हम टेक्निकल देखें तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि चांदी के अंदर बाय इनिशिएट करना चाहिए। हालांकि अगर हम कॉमेक्स में देखें तो 17.80 का अच्छा सपोर्ट मार्केट ने मेंटेन किया है और MCX में करीबन 41,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि चांदी में बाय करना चाहिए। ऊपर टारगेट करीबन 41,800 42,000 तक देखने को मिल सकता है। ओके, हमारे साथ अब कॉलर जुड़े हैं, किशन हैं राजस्थान से। किशन, पूछिए। किशन, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। ग्वार के ऊपर ये सवाल पूछना चाह रहे थे। ग्वार पर क्या व्यू होगा आपका अनुज गुप्ता? और देखिए, ग्वार में अगर हम देखें तो पिछले दिनों काफ़ी वोलेटाइल रहा है और हमने देखा है कि 4200 का लेवल टेस्ट करने के बाद अब भाव करीबन 3980 के आसपास आ गए हैं। एक सेलिंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि आगे भी एक प्रॉफिट बुकिंग और एक सेलिंग यहाँ पर हावी रह सकती है। मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट्स में मार्केट ओवरबॉट कैटेगरी में आ चुका है। तो एक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 3900 रुपये तक के लेवल मई वायदा में देखने को मिल सकते हैं। ओके, राजीव गुप्ता है यूपी से, मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए राजीव। राजीव, आप सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। राजीव, आपको आवाज आ रही है? जी सर, 1010 में 5 लॉट ले रखी है। 1010 में 5 लॉट मेंथा आपने बाई किया है। आज दाम गिरे हैं, क्या सलाह है आपकी अनुज राजीव के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि मेंथा में अभी एक प्रॉफिट बुकिंग रहा है और हमने देखा है कि एक रेंज इसने आज ब्रेक की है। 980 का सपोर्ट था, वो ब्रेक किया है। मुझे लगता है कि अब नीचे टारगेट करीबन 960 से लेकर 950 तक देखने को मिल सकता है। तो बेहतर है कि एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि हमें लगता है कि करंट लेवल से 15-20 रुपये की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ बिहारी लाल हैं वाराणसी से। कच्चे तेल पर इनका सवाल है। पूछिए बिहारी लाल। सर, क्रूड मैंने बेचा है 3420 में। 3420 में आपने कच्चा तेल बेचा है। क्या व्यू है आपका जयप्रकाश क्रूड के ऊपर? 3420 पर इन्होंने क्रूड में बिकवाली की है, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, मेरे ख्याल से आपके रेट के आसपास है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए। अगर यहाँ से भाव में और उछाल मिलता है और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, 3480-90 के लेवल पे जाए तो वहाँ पे आप एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं। मौजूदा लेवल्स मेरे ख्याल से एक बाई का पोजीशन बना सकते हैं आप 3380 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से। ओके, वरुण है जयपुर से। टर्मरिक पर इनका सवाल है। पूछिए वरुण। वरुण, आप सुन पा रहे हैं? लगता है वरुण तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन टर्मरिक के ऊपर क्या व्यू है आपका अनुज? देखिए, टर्मरिक अगर देखें तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में आया है और हमने देखा है कि आज मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट फेज में रहा है। मुझे लगता है कि एक यहाँ से बाइंग एक्टिविटी कर सकते हैं शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऊपर भाव करीबन 6300 से लेकर 6400 तक देखने को मिल सकते हैं। तो वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि बाय इनिशिएट करना चाहिए। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ मंजीत हैं हरियाणा से। लेड पर इनका सवाल है। पूछिए मंजीत। सर, 145 पे मैंने लेड सेट रखा है, तो मुझे इंट्राडे के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर निकालना चाहिए? लेड में आपने 145 के भाव पर बिकवाली की है? हाँ जी। ठीक है, जयप्रकाश, क्या कमेंट होगा आपका इनके लिए? देखिए, मौजूदा लेवल्स पे लेड और कॉपर दोनों में यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आपके रेट के आसपास है तो एक बार एग्जिट ले लीजिए शॉर्ट पोजीशन से।
148 149 तक के लेवल पॉसिबल हैं, तो शॉर्ट में रहना मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की रहेगा। ओके, गोविंद भाई हैं गोधरा से और इनका सवाल कैस्टर के ऊपर है। पूछिए गोविंद भाई। हेलो सर, क्या कैस्टर में रहेगा आगे 10-15 दिन तक? 10-15 दिन में आप कैस्टर का आउटलुक जानना चाहते हैं, क्या सलाह है आपकी? देखिए कैस्टर के अंदर भी हमें लगता है कि भाव नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है कि भाव नीचे करीबन 4700 रुपये तक आ सकते हैं। गणपत पटेल हैं जोधपुर से। पूछिए सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं गणपत पटेल बोल रहा हूँ, सांगरिया फाटा जोधपुर हूँ। जी जी पूछिए। मैं किसान हूँ सर, मेरे पास 300 बोरी जीरा पड़ा है, 25,000 भाव कब तक आ जाएगा? आप किसान हैं, आपके पास 300 बोरी जीरे का स्टॉक है। आप जानना चाहते हैं कि आगे दाम कहाँ जाएंगे। जीरे में काफ़ी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, 19,500 के भी ऊपर भाव पहुँच चुका है। आज भी करीब 320 रुपये ऊपर मार्केट बंद हुआ है। अनुज, क्या सलाह है आपकी इनके लिए और क्या आपका आउटलुक है प्राइस को लेकर? देखिए लास्ट टाइम हमने आपके शो के थ्रू बोला था कि जीरे में एक तेजी का माहौल रहेगा और वैसे ही हमने यहाँ पे ट्रेंड देखा है। हमें लगता है कि निर्यात मांग बढ़ने की वजह से एक अपसाइड मोमेंटम है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें 20,000 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जीरे के अंदर अभी भी हमारा जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। मनीष हैं पंजाब से, मस्टर्ड के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए मनीष। मैडम सर ये बाई करना चाहिए अभी मस्टर्ड मई का? मस्टर्ड में क्या आपको लगता है कि अभी बाय करके चलना ठीक रहेगा? अनुज देखिए मुझे लगता है कि मस्टर्ड में आने वाले दिनों में अराइवल स्टार्ट होगी और हमने देखा है कई मंडियों में अराइवल स्टार्ट हो भी चुकी है और जो इस बार पैदावार है वो काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि बाइंग के लिए भी रुकें, क्योंकि जब अराइवल पूरे पेस पर रहेंगी तो हो सकता है कि भाव में सेलिंग देखने को मिले। तो अगर बाय करना है तो मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। नीचे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है 3,800 के आसपास, उन लेवल्स पर अगर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट करंट लेवल मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। ओके, राहुल गर्ग हैं यूपी से, मेंथा पर इनका सवाल है। पूछिए राहुल। गुड इवनिंग सर। जी पूछें। सर मैं मेंथा के फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में इसमें कोई हाइक देखने को मिल सकती है मेंथा में? मेंथा पर अभी हमने बात भी की थी। बताएं लॉन्ग टर्म क्या व्यू है आपका अनुज? देखिए अभी अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 980 का लेवल ब्रीच किया है। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 20 से 25 रुपये गिर सकते हैं। मगर अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अब कुछ दिनों में आज की अराइवल स्टार्ट होंगी, मंडियों जो क्रॉप लगेगी, तो हो सकता है कि भाव अभी मुझे लगता है कि 1 या 2 महीने के लिए इसी रेंज में रहे और जो रेंज रहेगी वो नीचे में करीबन 950 और ऊपर में करीबन 1020। मुझे लगता है कि ये रेंज के बीच मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको बाय करना है तो 950 के आसपास अगर भाव आए तो बाय करके चलें, अदरवाइज ऊपर आते हैं तो शॉर्ट करके चलें। ओके, और चलिए अब आपको बताते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में है। योगी सरकार की आज दूसरी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और इनमें आलू किसानों को एक बड़ी राहत दी गई है। आलू किसानों से 487 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर यूपी सरकार 1 लाख टन आलू की खरीद करेगी और साथ ही ये भी कहा गया है, गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए कहा गया है कि 14 दिन में जो मौजूदा बकाया है गन्ना किसानों का चीनी मिलों के ऊपर उसका भुगतान किया जाएगा और 120 दिन में जो पुराना बकाया है गन्ना किसानों का उसके भुगतान के निर्देश यहां पर यूपी सरकार की तरफ से दिए गए हैं। 4 जो एजेंसियां हैं, जिसमें एक केंद्र की एजेंसी है, हमारी राज्य की एजेंसियां हैं, वो मिलकर 1 लाख मैट्रिक टन आलू खरीदने का काम करेंगे, जिससे कम से कम अगर हम किसान को कोई लाभ नहीं दे सकते हैं तो हम उसकी जो लागत है वो देने का प्रयास करें। 487 प्रति कुंटल खरीद का लक्ष्य तय किया है। गन्ना किसानों को जो हमने तय किया है अविलंब जो पूर्व का भुगतान है वो 120 दिन के अंदर हो और वर्तमान जो उनका भुगतान है वो 14 दिन के अंदर हो और उसमें अगर कहीं कोई लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो बड़े ऐलान यहां पर यूपी सरकार की तरफ से किए गए हैं किसानों के हित में। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? देखिए हमारी पहली रैपिड फायर कॉल सिल्वर में रहेगी, जहां हमने बाय रेकमेंड किया। हमें लगता है कि 41,700 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, जयप्रकाश आपकी कॉल।
कॉपर मुझे लगता है 371 के आसपास बाई करके चलना चाहिए, 378 का टारगेट, 367 का स्टॉप लॉस। आपकी आखिरी कॉल अनुज। आखिरी कॉल हमारी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि क्रूड के अंदर तेजी रहेगी, तो हमें लगता है कि क्रूड के अंदर बाय करके चल सकते हैं। टारगेट करीबन 3480 तक देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और जयप्रकाश आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।